आगमन किया है कि जो निराश्रित माता पिता जिनको बच्चे घर से निकाल देते हैं, या हम देखते हैं सड़कों पे कई हमको दिखते हैं जो भीख मांगते रहते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता है, उनको आश्रय देने का कार्य हमारे यश जी करते हैं। इनका यश ईश्वर से प्रार्थना है कि और यशस्वी हो और आप बच्चों के आशीर्वाद से इनके कार्य को और आगे बढ़ाने का ईश्वर सहयोग करें। यश जी पाराशर इनका रक्त मित्र समूह है और उसी समूह में एक समूह और है, हमारे अनुराग जी सचदेव है। इन्होंने अपने भारत में इंदौर को नंबर 1 बनाने में थैलेसीमिया से जो पीड़ित लोग हैं, जिनको रक्त की नित्य आवश्यकता होती है, उस थैलेसीमिया के लिए रक्त की आवश्यकता करने उसको पूर्ण करने के लिए हमारे अनुराग जी का कार्य अग्रणी होता है। यश जी और इनका दोनों का ब्लड रक्त समूह चलता है और अभी हमारे इंदौर को नंबर 1 बनाने में, रक्तदान में नंबर 1 बनाने में आदरणीय का सहयोग रहा। अनुराग जी सचदेव आपके बीच में है। ये युवा है और ऐसे कार्य कर रहे हैं कि चाहते तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपना समय देके समाज के हित में कार्य कर रहे हैं। हमारे बीच में लोकेश सर है, लोकेश जी श्रीवास, इनका मार्गदर्शन संस्थान के नाम से कार्य है। जो बच्चे फीस नहीं दे पाते हैं या पढ़ने में कमजोर रह जाते हैं, उनका सहयोग करके, उनका मार्गदर्शन करके अपने संस्थान में पढ़ा के उनको आगे बढ़ाते हैं और उनका पूरा सहयोग करते हैं। उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे बीच में विजय जी मेवाड़ा संकुल अधिकारी हैं, अपने शासकीय शिक्षक हैं और आप भी काफी समय से शिक्षण संस्थान से जुड़े हैं, हमारे बीच में वह भी उपस्थित है। और पारस जी भाई साहब का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतनी महान हस्तियां और हमारे बीच में आने के लिए आग्रह किया और आज हमारे बीच में है। तो मैं प्रारंभ अपने यश जी से आपको आगे करता हूं, क्योंकि एक युवा है और इन्होंने जो संकल्प लिया है वो संकल्प आपके सामने आए। आप भी कुछ विचार करें कि इन्होंने कहां से प्रारंभ किया और कैसे आज विश्वव्यापी इनका कार्य बनते जा रहा है। यश जी। वंदे मातरम, जोर से आवाज आनी चाहिए, वंदे मातरम। मैं आप सभी से माफी मांगता हूं कि यहाँ मेरा परिचय चल रहा था और मैं फोन पे था। ये फोन ऐसा था कि अभी मुख्यमंत्री जी से 13-14 को एक प्रोग्राम है, तो उसमें मेरा नाम सेलेक्ट किया है अवार्ड मिलने के लिए, तो उसके लिए कॉल आया था अभी ये। तो इसलिए मेरे लिए वो बात करना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैं उस पर बात कर रहा था। तो मैं अपना परिचय तो सर ने मुझे दे ही दिया है। मैं यहाँ पे सब मेरे गुरुजी बैठे हैं, मनोज जी सर हैं, वो उन्होंने मुझे 11-12 में पढ़ाया है, तो उनके ही मार्गदर्शन में मेरे काम आगे चल रहे हैं। इंदौर शहर के बेसहारा, निराश्रित, लावारिस और परिवार से त्यागे गए दिव्यांगजन बुजुर्ग का निःशुल्क आश्रय है अपना निराश्रित सेवा आश्रम। कई बार आप देखते हैं कि कोई ना कोई बुजुर्ग सड़कों के किनारे बैठा रहता है या बहुत बुरी स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहा है, तो हम लोग उसको रेस्क्यू करके उसको ट्रीटमेंट कराते हैं बुजुर्गों को, और फिर हम आश्रम में आश्रय देते हैं। फिर परिवार वालों को ढूंढते हैं ताकि वो परिजन उनको मिल सके। फिर परिजन के मिलने के बाद काउंसलिंग करके उनको परिवार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। तो आप सब यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र में जाने वाले युवा हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देश के लिए जाएंगे, कुछ लोग पर्सनल अपनी जॉब करेंगे, कुछ लोग बिजनेस करेंगे, कुछ लोग ऐसा भी हैं जो समाज के लिए कुछ कार्य करना चाहेंगे। तो मैं उनके लिए एक छोटी सी चीज़ें शेयर करता हूँ। हम लोग के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, है ना। तो सबसे मेन दिक्कत क्या होती है कि हम लोग कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं, जो फोकस हम नहीं कर पाते हैं उसमें हम उलझ जाते हैं। तो हम कोई भी काम करें जीवन में, कोई भी हो, वो अगर देशभक्ति या राष्ट्र के लिए सेवा देना चाहता हो, वो निजी किसी प्राइवेट संस्था में काम करना चाहता हो, किसी भी क्षेत्र में जाना चाहता हो, उसको फोकस रहना बहुत जरूरी है। आप सबने अर्जुन और द्रोणाचार्य का एग्जाम्पल देखा होगा कि वो पक्षी की आंख को ही मारना है, बाकी सबको निगलेक्ट कर देना, मतलब इग्नोर कर देना है। तो आप लोग अपने फोकस रहोगे अपने लाइफ में, अपने टारगेट को लेकर, अपने गोल को लेकर, तो 100 नहीं 1000% आप सक्सेस रहोगे। इसमें कोई भी इफ एंड बट काम नहीं करेगा। सिर्फ आपका लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए। हर बच्चा सपने देखता है, कोई है जो सपने नहीं देखता है। अपने भविष्य में काम करने के सपने हर व्यक्ति देखता है। उन सपनों को पहले आपको स्टेप पे लाना पड़ेगा कि इसको पूरा करने का एक प्लानिंग, ड्रीम हमारा हो गया है कि हमको राष्ट्र के लिए जाना है,
तो हमको पहले प्लानिंग में उस ड्रीम को प्लानिंग में कन्वर्ट करना होगा। फिर प्लानिंग से हम जब स्टेप में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम अपने गोल को बहुत इजीली अचीव कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले क्रम में आपके सामने अनुराग जी सचदेव है, जो रक्त मित्र और अपना मानवता की पहचान संस्था चलाते हैं। रक्त मित्र भाई साहब के साथ में सहयोग रहता ही है और मानवता की पहचान के नाम से हमारे अनुराग जी सचदेव आपके बीच में आ रहे हैं। हमारे बीच में मन पर आसीन सभी अतिथिगण, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, आज आप सभी को बताया होगा यहाँ हम लोगों के आने से पहले कि क्या कार्यक्रम रहने वाला है। किसी को पता है क्या किस कार्यक्रम के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं? कोई भी एक हाथ ऊपर करके बता सकता है? किसी को नहीं पता क्यों आए यहाँ पर? कुछ बोल रहे हैं क्या आप? चले मैं शुरू करता हूं। एक सबसे बड़ा विषय है नशा। आज का युवा नशा की तरफ बढ़ रहा है, तो सबसे जरूरी है उसको रोकना। उसके लिए हम सब आज इकट्ठे हुए हैं। और अभी रिसेंट में एक चीज चल रही है जिससे मैं आपको अवगत कराऊंगा। जो दिसंबर का महीना होता है, इसका जो आखिरी सप्ताह होता है, ये हम लोग शहीदी सप्ताह मनाते हैं। अभी सरकार ने 26 जनवरी को वीर बाल दिवस मनाने का तय किया है। किसी को पता है इसके बारे में? किसी को नहीं पता? तो अपना जो इतिहास ही हमको औरंगजेब और वजीर खान और ये सब पढ़ाया गया, तो अपना जो ओरिजिनल इतिहास था जिसने देश समाज के लिए अपनी कुर्बानियां दे दी, आप जितनी आयु में उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, उनके बारे में बताया ही नहीं जाता हमको। तो मैं सबसे पहले 4 शहीदजादों को बलिदान दिवस पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी का किस किसने नाम सुना है? सिख धर्म के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। उनके 4 बेटे थे, 4 साहिबजादे, और उनकी माता जी थी माता गुजरी, जो ये दिसंबर के आखिरी सप्ताह में उनका पूरा परिवार देश के लिए निछावर कर देते हैं वो। तो ऐसे ही थोड़ा सा उनके बारे में मैं पहले आपको बताऊंगा। औरंगजेब का नाम सबने सुना है? उन्होंने अपने देश पर बहुत सारे आक्रमण करे थे। तो जब औरंगजेब का युद्ध चल रहा था, चमकौर की लड़ाई है, चमकौर की लड़ाई चल रही थी, उस टाइम औरंगजेब ने बोला था कि आप किला छोड़ दो आपके परिवार के साथ, मैं कुरान की कसम खाता हूं आप किला छोड़ दो, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। तो उनको पता था कि ये लोग अपनी बात पर तो रहते ही नहीं है, तब भी उनने मान लिया कि ठीक है। जब वो निकले किला छोड़कर तो उन पर आक्रमण कर दिया मुगल शासन ने। जब आक्रमण कर दिया तो उनके परिवार के जो छोटे साहिबजादे थे, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और उनकी जो गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी थी माता गुजरी, वो बिछड़ जाते हैं। वो जंगल जंगल भटकते भटकते पता नहीं कहां चले जाते हैं और एक घर में रुकते हैं। और उस घर का जो मालिक था वो मुगल शासन को बता देता है कि मेरे घर में माता गुजरी और 4 साहिबजादे रुके हुए हैं। 4 साहिबजादे, 2 जो बड़े साहिबजादे थे वो युद्ध में शहीद हो जाते हैं, और जो 2 साहिबजादे थे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, उनको और माता गुजरी को जब पता चलता है वजीर खां के सिपाहियों को, तो उनको पकड़ के ले जाते हैं। अब जब उनको पकड़ के ले जाते हैं, और जो जोरावर सिंह और फतेह सिंह थे उनकी उम्र सिर्फ 9 साल और 7 साल थी, उनको पकड़ के ले जाया जाता है। और जब उनको वहां पर वजीर खां के सामने पेश किया जाता है, तो उनके सामने बोलते हैं कि आप मुगल शासन अपना लो या फिर आपको अपनी जान देनी पड़ेगी। उनको धमकाते हैं कि आप बच्चे हो, आप मुगल बन जाओ, हमारे साथ लड़ाई लड़ो, अपना धर्म छोड़ दो तो हम आपको जिंदा छोड़ देंगे। उनको उकलते तेल दिखाया जाता है कि आपको इसमें डाल देंगे हम। तब भी वो एक ही चीज बोलते हैं, आप मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। वो एक ही चीज, जब उनको इतने सिपाही और सब, उनको मौत का डर नहीं था, वो वहां खड़े थे
उनको बोल रहे थे कि आपको कलते तेल में डाल देंगे, तब भी वो एक ही चीज बोलते, हमको हमारा धर्म प्यारा है। वाहेगुरु जी का खालसा, जो बोले सो निहाल। ऐसे उनके शब्द थे, बिना डरे वो निडर होकर खड़े थे वहां पर। और उनसे पूछा तो बोले हम हमारे गुरु पिता दशमेश का वचन नहीं तोड़ेंगे, हम हमारा धर्म नहीं छोड़ेंगे, आप हमारी जान ले लो पर हम हमारा। और उनने पूछा कि हम आपको यहाँ से छोड़ देते तो क्या करोगे? तो उन दोनों बच्चों का कहना था कि हम बड़े होकर आप पे आक्रमण करेंगे और हमारी जगह हम वापस लेंगे। तो उनका ऐसा कहना था, वो बिना निडर होकर। आज हमारा युवा नशे की तरफ जा रहा है, और वो एक युवा था जो अपनी जान पर खेलकर देश को बचा रहे थे। तब आगे बढ़ते हैं, उनको तय किया जाता है कि आपको अगले दिन, सबने सोचा कि बच्चे डर नहीं रहे, तो किसी ने सुझाव दिया कि इनको दीवार में चुनवा देंगे, जिंदा दीवार में चुनवा देंगे। तो अब वो वापस अपनी जगह पे जाते हैं, माता गुजरी के पास जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि कल हमको दीवार में चुनवाया जाएगा। तो माता गुजरी बोलती कि आप अपना लो बेटा, अब इतनी कम उम्र में। बोले नहीं, हमको हमारा वचन प्यारा है, हमारे गुरु दशमेश प्यारे हैं, हम हमारी जान दे देंगे पर धर्म नहीं छोड़ेंगे। तो अगले दिन जब उनको दीवार में चुनवाया जाता है, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को, तो जब दीवार में चुनवाया जाता है तो वो उनके शब्द रहते हैं, आप मेरे साथ दोहराएंगे। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला। रखो ईंट भरो गारा और चुन दो दीवार में हत्यारों। आखिरी श्वास बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, या दीवार बोलेगी, हजारों बार बोलेगी, हमारे धर्म की जय हो, हमारे दशमेश पिता गुरु की जय हो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल। तो ऐसे उनको दीवार में चुनवा दिया जाता है, और वो इतनी कम आयु में अपना बलिदान दे देते हैं देश के लिए, पर अपना धर्म नहीं छोड़ते हैं, और वो बलिदान हो जाते हैं इतनी कम आयु में। सबसे छोटे वीर बलिदान है वो जिन्होंने बलिदान दिया था। तो ऐसे बलिदानों के बारे में अपने को पता होना चाहिए, जिनकी वजह से आज हम आजाद हैं और इस देश में अपने हक के लिए जी रहे हैं, अपने को सब मिल रहा है, अच्छे से स्कूल जा रहे हैं। तो सबसे पहले कभी भी आज जो एक संकल्प लेंगे, तो उसके बाद कभी भी हम नशा नहीं करेंगे, और जो करता है उनको भी रोकेंगे। ऐसे ही अभी न्यू ईयर आ रहा है, तो न्यू ईयर जो है वो अपना पाश्चात्य संस्कृति है, वहां कैलेंडर चेंज होता है। तो ये अपना कोई न्यू ईयर थोड़ा ना, अपना न्यू ईयर कब आता है? गुड़ी पड़वा पर, जब प्रकृति में पूरे चेंज आते हैं, बदलाव आता है, तो अपना नया साल है। तो ये अपना नया साल नहीं, अपन वहां हुड़दंग मचा रहे, रात को 12 बजे मस्ती कर रहे हैं, तो ये कोई नया साल है क्या? अपने मंदिर जाना, पूजा पाठ करना ही नया साल है। तो अपन गुड़ी पड़वा पे सब नया साल मनाएंगे। और जैसा भाई साहब ने बताया कि मेरी एक संस्था है मानवता की पहचान, हम लोग ऐसी बस्तियों में काम करते हैं जो बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते, सोच भी नहीं सकते कि वो स्कूल जाएंगे कभी, ना नहाते ना ब्रश करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी करते आ रहे हैं। तो उन बच्चों के बीच में हम काम करते हैं। ऐसे इंदौर में 3 बस्तियां हमने अडॉप्ट करी हुई है, उन बच्चों को डेली पढ़ाते हैं और उन बच्चों का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दिया। आज वो बच्चे डेली नहा धोकर ड्रेस पहनकर स्कूल जाते हैं, और वो एक आप लोगों के लेवल पर आ गए बच्चे। तो उन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते हैं। रक्तदान की सेवाएं देते हैं 24/7, किसी को भी रक्त चाहिए हो तो हम लोग उपलब्ध कराते हैं। बहुत जरूरतमंद रहते हैं इंदौर में जिनको रक्त की आवश्यकता रहती है। ऐसे ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 8 मई को, थैलेसीमिया मुक्त इंदौर, और इंदौर रहेगा रक्तदान में नंबर 1। ऐसे पर्यावरण के लिए काम करते हैं, पशु सेवा, वृद्ध सेवा, महिला सशक्तिकरण, ये सब पर काम करते हैं। तो आप लोगों को बताने का इतना सा उद्देश्य है कि पढ़ाई के साथ साथ हम जब बड़े होंगे तो हमारा समाज में भी हमारा योगदान होना चाहिए। हम भी कुछ समाज के लिए, जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, मुख्य धारा में नहीं है, उनके लिए हमें भी कुछ करना है। तो हमेशा दूसरों की मदद भी करना है सभी को, है ना? तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं।
आपने एक बात समझी होगी अनुराग जी से कि मात्र 7 वर्ष की आयु और 9 वर्ष की आयु में उनको काफी प्रलोभन दिया गया, उनके सामने अच्छा अच्छा भोजन परोसा गया, उनके सामने सारी चीजें की गई कि आप इस अपने धर्म को छोड़ के हमारे साथ आ जाओ तो हम आपको सारी चीजें देंगे। लेकिन वो बच्चे बिल्कुल नहीं माने, अपने धर्म पे अडिग रहे। लेकिन हम क्या है कि 25 दिसंबर क्रिसमस डे मना रहे हैं और अभी सरकार ने भी 26 दिसंबर हमारे लिए कर दिया है कि अब हमको उनको याद करना चाहिए जिन्होंने हमारे राष्ट्र और हमारे धर्म के लिए अपने आप को न्यौछावर किया। अगली कड़ी में मैं आदरणीय मनोज जी से निवेदन करूंगा आए और अपने कार्यों के लिए आपको प्रबोधन करें। हेलो, आदरणीय मंचासीन सभी अतिथि, प्यारे बच्चों, शिक्षक शिक्षिकाएं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम सब एकत्रित हुए हैं मुख्य रूप से हम लोग क्या क्या करते हैं समाज के प्रति, क्या हमारा दायित्व होता है, जो भी थोड़ा बहुत हम करते हैं, हम प्रयास करते हैं कि आने वाली पीढ़ी को हम बता सकें, क्योंकि हम तो हमेशा ऐसे ही सब कार्य नहीं कर पाएंगे, बूढ़े भी हो गए हैं, हाथ पैर भी कम चल रहे हैं। लेकिन अगर आप में आज से इन चीज़ों का बीजारोपण हुआ कि हमें हमारे परिवार के साथ साथ हमारे समाज, देश और विश्व के लिए भी कुछ अच्छे कार्य करना है जिससे देश में आपका और आपके परिवार का, आपके माता पिता का नाम रोशन हो सके, तो हम लोग हमारे अनुभव शेयर करने आए हैं आपसे। प्रयास करिएगा कि शायद कुछ अपना सके हम। हमारी एक छोटी सी संस्था है श्री विष्णु सरकार की रसोई समझते हैं अपन? आजकल रसोई घर में है कि किचन हो गया? किचन बन गया। किचन मतलब जहां किचकिच हो, रसोई जहां रस बनता हो। समझ रहे हैं अपन? नशे की वजह से और अशिक्षा की वजह से बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जहां पर आपने देखा होगा शाम को भोजन तक उपलब्ध नहीं होता। कुछ बस्तियों में, कुछ आपके घरों के आसपास भी मिल सकता है। शाम को जो उनके घर के मुखिया हैं वो एकदम नशे में कंप्लीट होके आते हैं, परिवार के अन्य सदस्यों को मारते हैं, बच्चों को चिल्लाते हैं, बच्चे सब सहमे से हैं, घर में कुछ खाने को नहीं है। तो हमारी जो विष्णु सरकार की रसोई है, हम लोग प्रयास करते हैं कि समाज में या अपने शहर में या हमारे घरों के आसपास कहीं कोई ऐसे दुखी परिवार मिले जहां भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो हम लोग प्रयास करते हैं अपने स्तर पर ही, ज़्यादा हलवा पूड़ी ये वो सब नहीं दे पाते, साधारण से जो भोजन है कम से कम वो बच्चे घर में भोजन करके सो सके, ऐसा हम लोग प्रयास करते हैं। लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं जो हम कारण देखें तो वो कारण बेटा बैकग्राउंड में आता है निकल के नशा और अशिक्षा। जो वो माता पिता हैं या तो वो अशिक्षित हैं, साथ में नशा खूब करते हैं। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि अगर हमें इस देश से भुखमरी को हटाना है तो सबसे पहले आप अपने आस पड़ोस में जो अशिक्षित लोग हैं उन्हें देखिए और उन्हें पढ़ाने का प्रयास करिए। नहीं पढ़ेंगे फिर भी आप प्रयास करिए। अभी जैसे अनुराग भैया ने बताया कि इंदौर शहर में 3 बस्तियां हमने ले रखी है और उनके बच्चों को जब हम पढ़ाने जाते हैं तो सबसे पहले उनके माता पिता ही विरोध करते हैं, मत पढ़ाओ इनको। फिर भी हम लोग डटे रहते हैं और प्रयास करते हैं और आज वो सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, रेगुलर शाम को पढ़ाई करते हैं। और ऐसी 3 बस्तियां हैं, उनको देखा देखी आने वाले समय में और भी बहुत सारे होने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो आप सबसे यही अनुरोध है कि स्वयं को एक तो नशे से बचाएं, घर में अगर अपने कोई नशा करके आता है उसको अपनी कसम दें, उसको रोकने का प्रयास करें और उस नशे को ख़त्म करना है हमें। स्पेशली ये जो वीक चल रहा है इसमें लोग बाग नशे को ही मुख्य रूप से सेलिब्रेशन का एक रूप मानते हैं। आप लोगों ने देखा होगा केक आजकल काट के खाने की बजाय उसको मुंह पे पोतने का संस्करण चल रहा है। कहीं ऐसा कुछ कार्यक्रम होता है आप उसको रोकने का प्रयास करिए। बहुत से गरीब बच्चे हैं जो केक के उस गिरे हुए पीस को उठा के खाते हैं रोड से। ऐसे भी कुछ वीडियोस आपने देखे होंगे, रात में सड़कों पे लोग केक एक दूसरे को मुंह पे पोत के चले जाते हैं, दूसरे गरीब बच्चे आते हैं उसको उठा के खाते हैं। आपका जन्म दिवस हो ऐसे गरीब बच्चों के साथ मनाइए और कोशिश करिए कि नशा मुक्त हमारा शहर हो और अपने समाज को अपनी ओर से जो भागीदारी आप दे सकते हो जरूर देने का प्रयास करिए। मेरी हाथ जोड़कर आप सबसे विनती है बेटा। भाई साहब के सराहनीय प्रयास है और इन प्रयासों से ईश्वर से यही प्रार्थना है
कि कोई भूखा ना सोए, और इनके प्रयासों से श्री विश्व हरि का जहां नाम है वहां किसी के अंदर ये जो आज हम लोग ये संकल्पित हुए हैं, बच्चे आपके सामने हैं, आज इनके शिष्य हैं, और इन्होंने ऐसे संकल्प लिए कि हम नशा मुक्त अभियान चला के और समाज को इस नशे से दूर करेंगे। और समाज में जो लोग भूख से परेशान हो रहे हैं, जिन घरों में विवाद, लड़ाई झगड़ा, और हम कई बार देखते हैं कि हमारे पिताजी भी यदि शराब पीते हैं तो माताजी से लड़ाई होती है। कोई भी माँ प्रसन्न नहीं होती है अगर कोई पिता उसका मतलब उसका पति नशा करके आ रहा है, बच्चा नशा करके आता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं हमारे सिर्फ पुरुष ही अधिक शराब का या नशे का सेवन करते हैं, महिला इतना नहीं करती है। तो वो परिवार नष्ट ना हो, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, और अपने मनोज जी भाई साहब को ईश्वर इतना बल दे, इतनी शक्ति दे कि उनको ऐसे लोग ना मिले। वो को आगे पढ़ने में कहाँ क्या सफलता कैसे आप ला सकते हैं, उसको कैसे आगे ले जा सकते हैं। नमस्कार। ये ऊपर इसलिए नहीं आ रहे हैं कि मेरे गुरुजी बैठे हुए हैं, तो गुरु का सम्मान देखिए, इनको आज भी इनके अंदर है। बोले मेरे गुरु मेरे सामने है तो मैं उनके सामने स्टेज पे नहीं जा सकता, मैं यहीं से बात करूंगा। बेटा जब इंदौर में आया था मैं, आप ये सामने छोटी सी झोपड़ी देख रहे हो, इसी में रहता था। कई बार ठंड में मैं बाहर सोना पड़ता था चटाई बिछाकर, कई बार कीड़े भी काट लेते थे, ऐसी स्थिति थी। मम्मी बंगले में आते थे खाना बनाने, पिताजी। आज मैं अपने आप को इस काबिल कैसे समझा, मुझे मेरे लिए एक सपना है कि मेरे साथ इतने महान व्यक्तित्व वाले या महान विचारधारा रखने वाले शिक्षकों ने मुझे पढ़ाया, प्रेरणा दी। आपका जीवन कौन डिसाइड करता? वो 4 लोग जो आपके साथ रहते हैं। एक माँ को पता रहता है उसके बेटा या बेटी को क्या अच्छा लगता है। एक पिता अपने बेटे या बेटी को अपने से ज्यादा सफलता प्राप्त करना चाहता है। एक गुरु भी ये चाहता है। लेकिन जो आपके साथ जो 4 दोस्त रहते हैं वो आपका पूरा जीवन डिसाइड कर देते। अगर आपके साथ के जो 4 दोस्त हैं जो लाख रुपए महीना कमाते हैं, आप में अनुभव नहीं भी होगा, आप में ज्यादा जानकारी नहीं भी होगी, तब भी वो आपको खींचकर उस सफलता तक ले जाएंगे। वो 4 दोस्त आज शिक्षा व्यवस्था में कुछ ऐसे मुझे लगता है, मतलब जैसे आदरणीय कर्नल साहब ने और अनुराग जी ने गुरु गोविंद सिंह के बालकों के बारे में बताया था। हमें क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा गुरु गोविंद सिंह के बारे में? गुरु अंगद देव जी, गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरराय सिंह, गुरु हरकृष्ण सिंह जी, बहुत सारे। एक सोशल में अभी चैप्टर पढ़ा रहा था, वहां पर देखा दिल्ली का पुराना नाम शाहजहां बाद, लेकिन उसके पहले इंद्रप्रस्थ था। बहुत सारी ऐसी जानकारी। अकबर के बारे में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उस महाराणा प्रताप के तथ्य कहा गया जिन्होंने अकबर को आधा भारत के बदले में एक मुट्ठी अपने मेवाड़ की एक मुट्ठी मिट्टी देने से मना कर दिया। क्या कॉन्फिडेंस होगा? भीलों की सेना बनाकर शहंशाह हिंदुस्तान से लड़ने चले गए। बहुत सारी ऐसी शिक्षा है जो अभी भी हमें यहाँ पे पढ़ाना चाहिए। बहुत सारी जानकारियां हैं। हम जिस मातृभूमि में जन्मे हैं इसका इतिहास बहुत गौरवशाली है। मुझे शिक्षा देने में मेरे माता पिता का कम योगदान रहा, मेरे गुरुओं का बहुत योगदान रहा है, जिन्होंने मुझे समय समय पे वो शिक्षा दे दी जो मैं आज इस काबिल हो गया। अब मेरा उद्देश्य क्लियर है। मेरी संस्थान का नाम मार्गदर्शन है, शिक्षण संस्थान है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि समाज में हर बच्चे के लिए जितना मेरा समर्पण होगा वो मैं करूंगा। मैं अपनी आय का अधिकतर स्रोत में उन्हीं बच्चों पर लगाता हूँ जिनमें लग रहा प्रतिभा है। कुछ भी बेटा आजा बैठेंगे कोचिंग में, देखेंगे फीस रहने दे, प्रतिभा है, समर्पण है। जब तक बन नहीं जाएगा तब तक मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। बच्चा चला भी जाएगा, मैं घर जाके पूछता हूँ कि बेटा कहाँ है, दिख नहीं रहा वो दिनों से, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। उद्देश्य क्लियर है, ठीक है। क्योंकि आज उस झोपड़ी से लेकर ठीक पीछे वाला घर आप देख सकते हो, आज इतना बड़ा बड़ा घर है। बहुत संतुष्ट जीवन है। एक अच्छा जीवन साथी, एक अच्छा परिवार, एक अच्छा समाज, एक अच्छा पेशा मिल चुका है। व्यक्ति के लिए यही चाहिए कि वो काम कर रहा है वहां पर भी खुश है, घर में आ रहा है वहां पे भी खुश है, समाज में जिन लोगों से मिल रहा है उनसे भी खुश है। एक संतुष्ट जीवन जी रहा हूँ, सबसे अच्छी बात है। और समाज में अब मैं अपना पूर्ण समर्पण दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है आने वाला मेरा 60-70 जोतता भी मेरा जीवन बाकी है।
वो मैं एक संतुष्ट जीवन जी रहा हूँ। तो अब मैं अपना पूरा समर्पण मेरे देश के लिए और मेरे समाज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सामने अभी आपने सुना, देखा और समझा भी होगा। तो आपने कितना समझा और आपके मन में कोई अगर प्रश्न है कि आप इतना सब कर रहे हैं तो कैसे आपके अंदर ये लो जगी है और आप किस माध्यम से यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आप अगर जुड़ना चाहे या आप कैसे कहाँ तक जाना चाहते हैं तो आपके प्रश्न होंगे, उत्तर हमारे मनोज जी भाई साहब सामने हैं आपके, वो आपको आपके उत्तर से संतुष्ट करेंगे। तो आपके अगर मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न ऐसा आ रहा हो तो आप उसके लिए आमंत्रित हैं। काफी सारी अच्छी बातें हम लोगों को सीखने को मिली है यहाँ पर। पहले मैं चाहता हूँ कि सारे जितने भी मंचासीन लोग हैं इन्होंने काफी इनकी जीवन का निचोड़ आप लोगों को बताया है। अपन समझते हैं ना, जैसे जूस होता है, इस जूस से ये फायदा है, इस जूस से ये फायदा है। आजकल जूस की जगह टेबलेट्स आ गई है। पैरासीटामोल ले लेंगे तो हम लोगों का सिर दर्द बंद हो जाएगा। तो ये क्या है? एक्सट्रैक्शन है। एक्सट्रैक्शन मतलब सब चीजों का निचोड़। तो जब आप लोगों को ऐसा बोला गया कि मेरे पास ये अवेलेबिलिटी नहीं थी और मैं इस अवेलेबिलिटी से यहां तक पहुंचा हूं, तो ये इनकी लाइफ का निचोड़ है। मतलब आप लोगों को रिजल्ट बताया गया है। और आजकल का जो जमाना है आप जानते हैं, हम एकदम फास्ट वाले हैं। हम जल्दी से सेल्फी लेते हैं और सेल्फी लेने के पहले ही हमको पता चलना चाहिए कि हमारा फोटो कैसा आया है। पहले कैसा सिस्टम हुआ करता था, पहले फोटो लिया जाएगा, उसके 10 दिन बाद आप लोगों के पास एल्बम आएगी, उसके 10 दिन बाद आपको देखने को मिलेगी। अब इतना सब्र कर सकते हैं आप लोग? कौन कौन कर सकता है? जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को अच्छे से तैयार किया गया और आपके 2 फोटो लिए गए, तो कितनी देर बाद आपको फोटो देखने को चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट रुक सकता हूं या रुक सकती हूँ, ऐसा ही होगा? तो ये जो आप लोगों के सामने बताया गया है ना, ये एक्चुअली में ये एक्सट्रैक्शन है, ये पूरा निचोड़ है कि आपको ऐसा करना है। हमने हमारी लाइफ से ये सीखा है और हमको ऐसा करना है। अब जैसे अगर हम एक साधारण सा कैलकुलेशन को समझे कि टीवी की खोज करी गई या बल्ब की खोज की गई, तो बल्ब की खोज कोई एक दिन में नहीं हो गई है। किसी साइंटिस्ट की पूरी लाइफ निकल गई है उस बात को करने के लिए। एडिसन साहब की 790 बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे, बार बार लोगों को बुला लेते थे कि देखो मैंने इस टाइप की चीज बनाई है, लोग आ भी जाते थे। फिर वो एक्सपेरिमेंट किसी न किसी रूप से फेल हो जाता था, फिर वो एक्सपेरिमेंट किसी न किसी रूप से फेल, फिर लोग क्या करते थे, लोग पागल बोलने लगते थे। लेकिन फाइनली बल्ब की खोज हुई। हम सब जानते हैं बल्ब क्या चीज है। तो ये उनकी लाइफ का एक्सट्रैक्शन था, उनकी जिंदगी का निचोड़ था। जैसे काफी सारे यहाँ पे मुद्दे उठाए गए हैं। आप लोगों ने देखा कि अगर कोई बेसहारा है तो हम उनके लिए कुछ कार्य कर सकते हैं, अगर कोई भूखा है तो हम उसके लिए कोई कार्य कर सकते हैं। अगर साधारणतः आप लोगों से पूछा जाए कि खाना बचाने में आप कैसा योगदान दे सकते हो, खाना बचाने में तुम लोग कैसे योगदान दे सकते हो, तो तुम ये मत बोलने लग जाना कि हम उपवास रख लेंगे, हम खाना खाना बंद कर देंगे, हम हमारी छोटी बहन को खाना नहीं देंगे, उसका भी हम रख लेंगे। ऐसा नहीं करना है। खाना कैसे बचा सकते हैं? साधारणतः आपको क्या लगता है? रतन टाटा साहब जर्मनी के एक होटल में गए थे। सर, मैं या आप चाहे जितने भी सक्षम हैं इस खाने को ऑर्डर करने में, लेकिन हम इस बात के लिए सक्षम नहीं है कि हम इस खाने को बर्बाद करें। ये बात तुम लोगों को समझ में आई? तुम पैसा कमा के खाना खरीद सकते हो, लेकिन वो एक कटोरी चावल कौन सी प्रोसेस के थ्रू आपकी प्लेट तक पहुंचा है, जब इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो तुमको पता चलेगा कि किसान ने कितनी मेहनत करी है, कितने सारे लोगों का योगदान रहा है। हमने थोड़े से पैसे कमाए और हमने उस खाने को बर्बाद कर दिया। ये सबसे बड़ी भूल। तो आप लोग खाना बचाने में कैसे योगदान दे सकते हो, बताओ? कोई बता सकता है? आप लोग गरीब बच्चों से संबंधित चीजों में कैसे योगदान दे सकते हो, या अगर आप लोगों को आवश्यकता पड़े कि आपके आसपास कोई नशा कर रहा है और आप पर्सनल स्तर पर कुछ नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अगर कोई आपकी मदद करे तो क्या आप लोग करोगे कि हाँ कम से कम वो उसके घर पे जाके मारा पीटी नहीं करे, शराब पीने के बाद दूसरे लोगों को परेशान नहीं करें? ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बार बार बोला जा रहा है कि यू आर द फ्यूचर ऑफ द इंडिया। फ्यूचर ऑफ द इंडिया का मतलब क्या? अब आगे जाके पूरा घर परिवार राष्ट्र देश समाज कौन चलाने वाला? आप लोग। मतलब आप ऐसे ड्राइवर होने वाले हो जो पूरे समाज को आगे जाके मूवमेंट कराएगा। और अभी फिलहाल आप ऐसे ड्राइवर हो जिनको यही नहीं पता है कि हमको जाना कहाँ है,
आप बस केवल ड्राइवर, आपको बिठा दिया गया है अभी अभी धीरे धीरे करके आपको ड्राइविंग सिखाई जाएगी, धीरे धीरे करके आपको रास्ते बताए जाएंगे, कुछ बुरे रास्ते पे जाएंगे, कुछ अच्छे रास्ते पे जाएंगे। चलो खाना बचाने का एक सबसे इजीएस्ट वे अपन देखते हैं। अभी जब शादियां शुरू हो जाएगी तो बफेट सिस्टम शुरू हो गया अपने वहां, जो अपने कल्चर में नहीं है। ये बात समझते हो सब लोग? बफेट समझते सब लोग? बफेट का सिस्टम चालू इसलिए किया गया था ताकि कुछ समय पहले ऐसा हुआ करता था कि मीटिंग्स के साथ साथ में खाने को एंजॉय करते हुए वो लोग कुछ डिसीजन लेना चाहते थे, कंपनी के कुछ लोग। तो खाने को प्लेट में लेके कुछ डिशेस साथ में ले ली जाती थी और उसको खाते खाते डिस्कशन करते, 2 in 1 काम होता था। खाना खाते खाते कुछ डिस्कशन भी हो जाता था। अब इस कल्चर को हम लोगों ने अपना लिया। हम इंडियन लोग हैं, हम पूरी थाली प्रॉपर भर के खाने की आदत है हमको। हम बफेट के साथ भी ऐसे ही करने होते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं और पूरी थाली भर के ले आते हैं। हमको भले ही उसमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा या हम लोग खा नहीं पाएंगे उसके अंदर, हमारे दिमाग में ये बात रहती है कि ऐसा ना हो कि गुलाब जामुन खत्म हो जाए, ऐसा ना हो कि चावल मेरे को मिले ही नहीं, ऐसा ना हो कि मेरा दोस्त वो चीज खा के आ जाए जो मैंने देखी ही नहीं हो, वो घर पे आके मेरे को चिढ़ाए कि तूने तो खाया ही नहीं। तो खाना उतना ही लो तुम लोग जितना तुम खा सको। तुमको अपने अपने पेट की कैपेसिटी तो पता ही है, तो कम से कम ये बात को तो दिमाग लगा सकते हैं अपन सब लोग कि कम से कम उस व्यक्ति का तो खाना बर्बाद नहीं करे जिसने हमको बुलाया है। एक पिताजी की पूरी लाइफ निकल जाती है उसकी लड़की की शादी में, सारी चीजें कैलकुलेशन करेगा, सारे पैसे लगाएगा, सब करेगा, और हम जाएंगे और बहुत होशियार बन के आ जाएंगे, अरे खाना खराब बना था। पता चला कि सबसे ज्यादा खाना हमने ही बर्बाद करा है। तो अब शादियां शुरू होने वाली है, तुम कम से कम अभी यहाँ पे 200, 300, 400, अगर तुम लोग 100 ग्राम भी चावल बचा लोगे तो तुम्हारी तरफ से बचाव हो जाएगा। ये सही है कि नहीं होगा? जाके एकदम पूरी थाली नहीं भरना है तुम लोगों को, सारा सामान तुम्हारे लिए ही रखा हुआ है वहां पर। कोई ऐसा नहीं है कि तुम लोगों ने अगर एक बार खाना ले लिया है तो तुमको भगा देंगे, चल खाना लिया भाग यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब दूसरी बार लगे आपको तब आप ले जाके पूरी प्लेट भर लेते हैं आप लोग और उसमें से आधी चीजें भी नहीं खा पाते हो, तो तुम उन लोगों को वंचित कर रहे हो जिनके पास खाना है नहीं। एक काम और भी कर सकते हो कि कम से कम तुम अपने 4 लोगों को ये बोल सकते हो कि खाना बर्बाद नहीं करें। जब वो प्लेट रखने के लिए जाए तो उनको एक बार टोक सकते हो कि ये खाना है, इसको या तो खाओ और या तो फिर किसी परिचित को ट्रांसफर करो ताकि वो खाए। जब तुम लोगों ने देखा होगा ना डस्टबिन के अंदर पूरी भरी हुई प्लेट डाल देते हैं, ऐसा होता है। तो वहां पे खाना बर्बाद करने के लिए आए थे कि वो खाना फ्री का आया हुआ है कहीं से, कि वो खाना किसी से भगवान ने कुछ वरदान में दिया है कि वापस उत्पन्न हो जाएगा बर्बाद होने के बाद, वो फिर से रिसाइकल होगा, वो सब किसान फिर से वो पूरी प्रोसेस करेगा, एक कमाने वाला फिर से वो प्रोसेस करेगा, तब जाके वो खाना मिलेगा। तो अपन सब लोग ये करने वाले हैं कि एटलीस्ट तुम लोग जब बफेट में जाओगे तो खाना केवल उतना लोगे जितना तुम खा सको, और अगर कोई खाना बर्बाद भी कर रहा है तो तुम उसको एक बार टोकोगे कि ये खाना आप ट्राई कीजिए कि आप खाइए, ठीक है? छोटी सी भी शुरुआत करोगे तो आगे जाके तुम लोगों को और समाज को फायदा होगा। मैं मुकेश जी को देता हूं माइक अब आगे के लिए। तुम लोगों में से किसी को कोई क्वेश्चन करना है, कोई प्रश्न पूछना है, किसी टीचर्स को, किसी बच्चे को, कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग, कुछ ऐसा जो कि हाँ हम लोग ये करना चाहें। हमको लगेगा कि हमने जो बोला, जो कहा और इतनी सब बातें हुई है वो आप लोगों ने इससे सुनी और इससे क्या करी है ना। ये करते ना हम लोग कई बार, वहां सामने वो चौक चलती रहती है और हमारा ध्यान कहीं और लगा रहता है, तो टीचर अपना काम करते रहते और हम लोग क्या करते हैं, क्यों तू कहाँ गई थी कल, अच्छा वहां गई थी, अच्छा, और टीचर अपना काम कर रहे और हम कहाँ लगे, अपने काम में लगे। तो हमारे अंदर प्रश्न पूछने की उत्सुकता होनी चाहिए। अगर बोर्ड पे कुछ गलत हो रहा है, पता चले टीचर को भी कहीं ध्यान नहीं रहा, तो असली जो आप जिसको कहते हैं ना, जिसको खालिज कहते हैं, तो वो आप लोगों में आना चाहिए कि टीचर ये थोड़ा सा गलत हो गया, मैं कुछ इस पे बताऊं क्या, है ना। तो हम भी अगर कहीं लगता है आपको कि हम भी कहीं ऐसा आपके बीच में भी कुछ आपके मन में हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप बता सकते हैं, आप भी अपना प्रश्न रख सकते हैं। प्रश्न रखना हमारे अंदर आना चाहिए। ये हमारे समाज में यही बड़ी समस्या है कि हम कहीं कुछ नहीं बोलते हैं, जो चल रहा है वो बहुत ठीक चल रहा है, जो चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। लाल लाइट आ गई, रेड लाइट दिख रही है, तब भी हम क्या कर रहे हैं, गाड़ी स्पीड में है, हॉर्न बजा रहे हैं, सामने जो रेड लाइट में रुके हुए उनको क्या कर रहे हैं, क्रॉस करने का प्रयास करते हैं कि इससे क्रॉस करके निकल जाएंगे। ये तो बेवकूफ है, मूर्ख है ये जो खड़ा है। तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हमारी, देखिए देशभक्ति छोटे छोटे कार्यों से आती है, बड़े कार्य से कोई देशभक्त नहीं बना आज तक। शिवाजी महाराज मात्र 13 वर्ष की आयु में थे, उन्होंने कई किले जीत लिए थे। आपकी आयु मुझे लगता है उसमें 13 वर्ष से कम के भी होंगे,
तो आपको अभी कोई किला जीतने नहीं जाना है, ठीक है। जो 13 वर्षाई वाले ये बस सोचते हैं कि मुझे भी अब किला कोई जीता के भाई साहब साथ में ले चलेंगे, है ना। तो ऐसा कोई किला नहीं है, आप तो अपने लक्ष्य को जीतने का ही सबसे बड़ा आपका किला आपका लक्ष्य है। और मेरा सभी से निवेदन है, अगर कोई बोल सकता है तो बोले। शिक्षिका, हाँ आइए, बिल्कुल स्वागत है। सभी शिक्षकों से निवेदन है वो यहाँ पीछे की ओर आ जाए, सभी शिक्षक इधर पीछे की ओर आ जाए। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? हार्ड वर्क को स्मार्टली करना कि स्मार्ट वर्क करना? मेरे पिता के बहुत कम बातें मैंने मानी है। एक बात उन्होंने कहा था कि चालाक नहीं बनना, चालाक कौवा वो दुनिया का घू खाता है, तो स्मार्ट व्यक्ति जो होता है वो चालाक होता है। आप हार्ड वर्क, कोई शॉर्टकट दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जिसके लिए कोई शॉर्टकट उपलब्ध है। कोई एक दिन में चावल नहीं पैदा कर सकता, गेहूं नहीं पैदा करता, माँ गर्भ में 5-9 महीने बच्चे को रखती है, सबका समय तय है। स्मार्ट वो लोग होते हैं जो उस प्रक्रिया को शॉर्ट करने का प्रयास करते हैं, उसका जो भी रिजल्ट होता है वो सही नहीं होता है। तो डोंट बी स्मार्ट, बी ए हार्ड वर्कर। मेरा अपना ये सोच है। आज के लोगों से मैं भिन्न हूँ, क्योंकि मुझे जीवन में जो कुछ भी मिला और मेरे संतानों को जो मिला वो हार्ड वर्क से मिला है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आई हैव वन मोर क्वेश्चन सर। स्कूल में तो मेरे एक टीचर थे, इंग्लिश टीचर, तो मैं हमेशा एक क्वेश्चन करती थी उनसे। मैं बहुत क्यूरियस हूँ एक्चुअली। तो मेरा क्वेश्चन ही रहता था कि सर पता कैसे चलेगा कि अब मैं जो हूँ सक्सेसफुल होने वाली हूँ? आप लोगों का भी होगा कि अब मैं कब सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मैम कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो आई हैव दैट क्वेश्चन एट टाइम। सर बोलते थे जब लक्ष्मी राज 60% पीपल जो है आपके अगेंस्ट हो जाए, समझ जाना आप राइट ट्रैक पे हो। तो सही है कि जब आप सही रास्ते पे जा रहे हो, सही चीजें कर रहे हो, क्या तो लोग आपके अगेंस्ट जाएंगे? निश्चय वो सही होंगे। मैं उससे भी एक हट के बात कहना चाहूंगा, इट डजेंट रियली मैटर कि दूसरे आपके काम को सराहते हैं या नहीं, वो आपको सही समझते हैं गलत समझते हैं। आपके अंदर ईश्वर ने एक अंतरात्मा दी है, अंग्रेजी में कॉन्शियस कहते हैं। जब तक आपको लगे कि आप डिक्टेट्स ऑफ कॉन्शियस के साथ चल रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वो उचित है, तब तक आपको करते रहिए। दुनिया के किसी ने किसी को, हमको नहीं भूलना चाहिए, भगवान राम जो हमारे हिंदू जगत के आधे लोगों के आराध्य हैं, उनको भी एक धोबी ने जब वो नगर भ्रमण के लिए निकले थे अयोध्या में सिंहारोहण के बाद, सिंहासन रोहण के बाद, तो वो अपनी बीबी को मार के घर से निकाल रहा था कि मैं राम नहीं हूं। उनको नहीं पता था कि राजा राम राउंड पे है, मैं राम नहीं हूं जिसकी पत्नी को रावण उठा के ले गया था उसने, तू दुष्चरित्र है, निकल मेरे घर से। तो अगर भगवान राम को भी लोगों ने गलत बतलाया और भगवान कृष्ण जो बाकी आधे हिंदुओं के आस्था के केंद्र हैं, उनके बारे में माखन चोर, वस्त्र चोर, वुमेनाइजर, जो कुल बात कहा जाता है, एक शब्द में अगर उसको इकट्ठा करना हो वुमेनाइजर कहा जाता है। इट रियली डजंट मैटर दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आप अपने बारे में क्या सोचते हो।